भारत की महिला आज एक नए रूप में और नई नई भूमिकाओं में लोगों के सामने आ रही है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां उसने अपनी योग्यता का परचम न लहराया हो। देश में नारी के इस बदलते हुए रूप और छवि के पीछे कुछ ऐसी महिलाओं का संघर्ष है जिन्होंने जीवन में नए रास्ते बनाए। हर दिशा में नारी की ताकत और काबिलियत से समाज के सोचने के अंदाज में एक बदलाव आया है। हमारा ये सीरियल पहल ऐसी ही महान नारियों की जद्दोजहद की कामयाबी की कहानी है जिसे हम आपके सामने दोहरा रहे हैं। भारतीय संसद के इतिहास में 1962 में एक महिला पहली बार राज्यसभा की वाइस प्रेसिडेंट बनी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में संसद में इतना ऊंचा मकाम पाने वाली वो पहली महिला थी। वो पहले अपने पति श्री जोकिम अल्वा के साथ बंबई में राजनीति में बड़ी एक्टिव रहीं। ये दोनों पति पत्नी आज़ादी के आंदोलन के जाने पहचाने चेहरे थे। ये दोनों अपने 5 महीने के बच्चे के साथ जेल में गए। आज़ादी की जंग से संसद तक दोनों की यात्रा साथ साथ रही। वो अपनी दिलेरी और खरे विचारों के लिए संसद में लोकप्रिय थे। जब श्रीमती अल्वा राज्यसभा की उपाध्यक्ष बनी तो चीन ने हमला करके भारत में एक गंभीर सिचुएशन पैदा कर दी। ऐसे नाजुक हालात में श्रीमती अल्वा ने राज्यसभा की मीटिंग्स का बड़ी खूबसूरती के साथ संचालन किया। वो अपने उसूलों पे बड़ी मजबूती के साथ कायम रहीं और इसीलिए भारतीय संसद के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गईं। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली तो लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए राष्ट्र के नए संविधान के अनुसार देश के नेताओं ने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाकर उनके सपने पूरे करने का बीड़ा उठाया। उन्नीस में जब देश की संसद के पहले चुनाव हुए तो एक दिलचस्प बात हुई। वॉयलेट अल्वा और जोकिम अल्वा पहली संसद के लिए एक साथ चुने गए। इस तरह एक साथ चुने जाने वाले वे भारत के पहले पति पत्नी थे। फिर 1957 और 1962 में यही बात दोहराई गई। हालांकि दोनों दो अलग अलग सदनों के सदस्य थे। वॉयलेट अल्वा राज्यसभा की और जोकिम अल्वा लोकसभा के सदस्य रहे। आजादी की लड़ाई के इन दोनों सेनानियों ने जिस साहस और निर्भीकता से अंग्रेज सरकार की बर्बरता और आतंक का सामना किया, उससे मुंबई ही नहीं पूरे देश में हर एक की जबान पर इनका नाम था। संसद इनके लिए सत्ता का नहीं, इसी संघर्ष के दौरान लोगों से किए गए वायदों को निभाने का एक माध्यम थी।
श्रीमती अल्वा के घटनापूर्ण जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच उनके पुत्र श्री निरंजन टॉमस अल्वा और श्री चितरंजन फ्रांसिस अल्वा दोनों मौजूद हैं। Violet Alva was born on the 24th of April 1908. वॉयलेट अल्वा का जन्म 24 अप्रैल 1908 को हुआ था। 9 भाई बहनों के एक बड़े परिवार में। वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था। उनके माता पिता निम्न मध्यम वर्ग के थे, धैर्यवान, मेहनती, लगनशील और ईमानदार। स्वास्थ्य खराब रहने के कारण वॉयलेट अल्वा को बचपन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो अभी छोटी ही थीं कि उनके माता पिता दोनों गुजर गए। उस समय उनकी उम्र 16 साल थी। अगर उनकी बड़ी बहन दया और भाई ने उन्हें प्रोत्साहन न दिया होता तो शायद वो मैट्रिक की पढ़ाई भी पूरी न कर पाती। सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंबई से कानून की डिग्री प्राप्त करने की तो बात ही नहीं थी। वायलेट आल्वा जोकिम आल्वा को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंबई में मिले थे। तब दोनों विद्यार्थी थे। नेचुरली उनके पॉलिटिकल आउटलुक तब तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई। राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव वॉयलेट अल्वा पर बचपन में ही पड़ा था। इसका एक कारण यह था कि उन्हें सरदार पटेल, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं के निकट रहने का अवसर मिला। मुंबई में उन दिनों आजादी के आंदोलन का बड़ा जोर था। यहीं कानून की पढ़ाई करते हुए वॉयलेट हरी जोकिम अल्वा से मिली। दोनों ने छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय आंदोलन में साथ साथ भाग लिया और एक दूसरे के नजदीक आए। 1937 के आते आते वॉयलेट और जोकिम की आपस की मित्रता 20 नवंबर को विवाह में बदल गई। दोनों ने साथ मिलकर अपने राजनीतिक जीवन के तूफानी दौर में प्रवेश किया। हालांकि बच्चे हो जाने से उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, पर उन्होंने राष्ट्र के हित को अपने व्यक्तिगत हित से ज्यादा महत्व देकर अपनी गतिविधियों का दायरा और भी बढ़ा दिया। शीघ्र ही वे मुंबई की राजनीति पर छा गए। उनको तो ये पता था कि अभी एक हमारे सामने, सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि पूरे देश के सामने एक लड़ाई आ रही है। Violet Alva's parents, वॉयलेट अल्वा के माता पिता रेवरेंड लक्ष्मण और मनोरमा हरी सरदार वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल के पड़ोसी थे। वॉयलेट बचपन में सरदार पटेल के बच्चों डाहिया भाई और मणिबेन के साथ पलकर बड़ी हुई। जोकिम अल्वा नेशनल क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। 1937 में उनकी अध्यक्षता में मुंबई में राष्ट्रवादी ईसाइयों की एक बड़ी जनसभा हुई। इस जनसभा को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। उन्नीस 1940 के दशक के शुरू में वॉयलेट अल्वा ने सत्याग्रह में भाग लेना चाहा, पर गांधी जी ने उन्हें एक पोस्टकार्ड लिखा कि इस समय आपकी गोद में एक बच्चा है, इसलिए आप अपने पति का त्याग करें। जोकिम अल्वा 2 साल के लिए जेल गए। 1942 में उनके दूसरे पुत्र चितरंजन का जन्म हुआ। 1943 में जब वो 6 महीने का हुआ, वॉयलेट ने महिला दिवस के अवसर पर सत्याग्रह में भाग लिया। चितरंजन चूंकि अभी दूध पीता बच्चा था, इसलिए वो उसे अपने साथ जेल में ले गईं। जैसे उनके विचार या आइडियोलॉजी थोड़ा मैच्योर होता रहा, तो एक एंटी साम्राज्यवादी या एंटी इंपीरियलिस्ट थ्रस्ट इनके विचार में आ गए। और इसके साथ ही साथ एक सोशल प्रोग्राम या कैसे सोशल पॉलिसी देश में बनाना चाहिए, ये भी अपने सामने आ गई। तो उन्होंने सोचा कि अब हम हमारे काम कैसे आगे बढ़ाए इस और भी बड़े से बड़ा लड़ाई के भीतर। तब जोकिम अल्वा ने
सोचा कि अब हम पत्रकार बनना चाहिए या एक मैगजीन खड़ा करना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताकत और जुल्म का मुकाबला करने के लिए जोकिम और वॉयलेट अल्वा ने अंग्रेजी में एक पत्रिका निकाली और उसका नाम रखा फोरम। 1943 में इस पत्रिका के प्रकाशन से निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू हुआ। फोरम को मध्यम वर्ग के कामकाजी लोगों, बुद्धिजीवियों और युवकों में विशेष लोकप्रियता मिली। शहरों और कस्बों में लोग इसके पहुंचने का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बीच वॉयलेट और जोकिम अल्वा ने अपनी वकालत भी जारी रखी। As a lawyer, the most celebrated case एक वकील के रूप में वॉयलेट अल्वा ने जो सबसे मशहूर केस लड़ा वो था जोकिम अल्वा की पैरवी का। जोकिम अल्वा ने हॉल्ट मार्च टू द गैलोज शीर्षक से एक लेख लिखा था जो वर्तमान मध्य प्रदेश में 16 ग्रामवासियों को फांसी दिए जाने के बारे में था। दूसरा महायुद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया। उन पर 900 रुपए का जुर्माना किया गया और राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। वॉयलेट ने अपने पति की ओर से सफाई पेश की और हाईकोर्ट की पूरी बेंच के सामने किसी मामले की पैरवी करने वाली वो पहली महिला वकील बनी। वॉयलेट अल्वा न सिर्फ मुकदमा जीत गईं, उन्हें अदालती खर्च भी मिला। The costs were also ordered to be paid. In 1941, 1941 में वॉयलेट अल्वा निर्विरोध मुंबई नगर पालिका की सदस्य चुन ली गईं, जो उन्हें अंत में राज्यसभा तक पहुंचाने वाली सीढ़ी का पहला पाया बना। 1945 में जब बाल गंगाधर खेर मुंबई के मुख्यमंत्री थे, मोरारजी देसाई ने जोकिम अल्वा को मुंबई विधान परिषद के लिए नामांकित किया, पर गवर्नर सर जॉन कोडविल ने कहा कि वो किसी अल्वा को नहीं चाहते। तब उन्होंने वॉयलेट अल्वा को नामांकित किया और गवर्नर ने फिर वही बात कही, लेकिन आग्रह किए जाने पर उनके पास वॉयलेट अल्वा को मुंबई विधान परिषद के लिए नामांकित करने के सिवा कोई चारा न रहा। भले ही उनका कहना था कि अल्वा परिवार के लोगों से वे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। राजनीति के साथ साथ श्रीमती अल्वा समाज सेवा और पत्रकारिता में भी सक्रिय थीं। वो अग्निपाड़ा रहवासी मंडल मुंबई की अध्यक्षा थीं। अग्निपाड़ा मुंबई की सबसे बड़ी चाल का नाम था। in 1949, 1949 में बाल गंगाधर खेर मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री और मोरारजी देसाई गृह मंत्री थे। उन्होंने जोकिम अल्वा को मुंबई के शेरिफ का पद सौंपा। अगर वॉयलेट अल्वा उस समय मेयर बनी होती तो वो भारत के किसी बड़े नगर की पहली महिला मेयर होती। the first ever woman mayor of a major Indian city. कि बम्बई में एक रेड लाइट एरिया थे प्रोस्टिट्यूशन का, और उनको बड़ा ये लगा कि ये क्यों होता है ऐसे प्रैक्टिस और ऐसे माहौल क्यों रहने देता है हमारे समाज के अंदर। तो वो कुछ औरतों को इकट्ठे किए और उन्होंने कहा हम जाके यहाँ काम करेंगे, इनको समझाएंगे, इनको कोई प्रोफेशन सिखाएंगे ताकि ये गंदे जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है इन पर ये ख़त्म हो जाए। कुछ दिनों बाद पुलिस ने इनको कहा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। They always वॉयलेट और जोकिम अल्वा हमेशा गरीबों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की बात करते। मजदूरों और बेरोजगार युवकों के लिए उनके मन में गहरी सहानुभूति थी। राजनीति हो या पत्रकारिता, वॉयलेट अल्वा ने हर मंच से उन लोगों के लिए आवाज उठाई जो सामाजिक अन्याय के शिकार थे। आजादी मिलने के बाद उन्होंने महिलाओं की समस्याओं के साथ जुड़कर उनके लिए आवाज उठाई और महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में भी योगदान दिया। खुद पत्रकार होने के नाते पत्रकारों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए वे आगे आईं। वॉयलेट अल्वा ने एक मैगजीन शुरू की जिसका नाम था बेगम, और उसी परंपरा जो फोरम में था वही आइडियाज और ऑब्जेक्टिव या गोल बेगम में इनकॉर्पोरेट की। इंडिपेंडेंस के बाद वॉयलेट अल्वा ने सोचा कि ये नाम अभी एक टास्क तो खत्म हो गया है, अभी शायद
अगर इसको आगे ले जाना है तो इसके नाम बदलना चाहिए। तो बेगम के नाम बदल के मैगजीन को इंडियन वुमन कहा। प्रेस के साथ हमेशा वायलेट आल्वा रहा और 1952 में जब वो राज्यसभा में आई मेंबर सन 1952 में, तब से वो कहा कि पत्रकारों को एक जगह देना चाहिए ताकि वो जाके अपने सोशल एक्टिविटीज़ भी करे और थोड़ा एक जगह रहे उनके रिलैक्सेशन के लिए। और सन 1954 में 1954 में सक्सेसफुल रही कि एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में बिल्कुल पार्लियामेंट के नज़दीक गवर्नमेंट ने एक मकान दिया जहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आज भी उनकी एक्टिविटीज़ वहां चलाती है दिल्ली में। वायलेट अल्वा ने जिस भी क्षेत्र में पांव रखा, अपनी गहरी सूझबूझ, सुलझी सोच और स्पष्ट दृष्टि का परिचय दिया। केंद्र में पूर्व पर्यावरण और कार्मिक राज्य मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा उनकी सुयोग्य पुत्र वधू हैं। अपनी कर्मनिष्ठ सास के बारे में उनका कहना है, वह राष्ट्रवादी थी। वह महिलाओं की एक ऐसी पीढ़ी से संबंध रखती थी जो स्वाधीनता के लिए लड़ी, जिन्होंने महान बलिदान किए और जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की अवधारणाओं का आजादी के बाद के भारत में भी प्रसार किया। वह भारत जिसके निर्माण के लिए वे वर्षों लालायित रहीं। वह एक वीर ललना थीं और किसी भी प्रकार के त्याग के लिए तैयार रहती थीं। वह एक चरित्र बल से युक्त महिला थीं। जिस बात को वो सही मानती, उसके पक्ष में खड़े होने और संघर्ष करने का उनमें साहस था। वह मूल्य चुकाने से कभी नहीं डरती थीं। जोकिम अल्वा और वायलेट अल्वा ने जीवन में एक दूसरे का पूरी तरह से साथ दिया। वो कानून के क्षेत्र में साथ रहे, स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ रहे, संसद में साथ रहे। उनका आपस में किसी बड़े मुद्दे पर मतभेद नहीं था, लेकिन उनके स्वभाव एकदम अलग थे। जोकिम अल्वा जब बोलते तो न किसी से डरते और न पक्षपात करते। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि कौन उनकी बात से खुश होता और कौन नाराज। वायलेट अल्वा व्यवहार कुशल थीं और बहुत सी ऐसी बातें करने में सफल होती जिन्हें जोकिम अल्वा शायद कर ही न पाते। 1962 में वायलेट अल्वा को राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया। किसी भी देश की संसद में ऐसा ऊंचा पद पाने वाली वो पहली महिला थीं। मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन मैंने पार्लियामेंट में ओथ लिया 74 में, भूपेश गुप्ता जी ने तो मुझे स्वागत करते हुए कहा कि आई वेलकम द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। शी इज अ वर्दी डॉटर इन लॉ ऑफ ए वर्दी मदर इन लॉ। पहली प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी पार्लियामेंट की, और उन दिनों में तो राज्यसभा को चलाना कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि राजनारायण जैसे लोग थे राज्यसभा में, स्टॉलवर्ड्स थे, कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं होती थी और उनको तो बिल्कुल बैलेंस करके राज्यसभा को चलाना पड़ता था। मैं तो उन दिनों में बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थी, घर में ही तो थी, पर घर में बहुत चर्चा होती थी और उनका इन्वॉल्वमेंट तो इंदिरा जी के साथ बिल्कुल पूरा था। 1966 में जब वायलेट आल्वा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरमैन बनी, सिलेक्ट कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी की चेयरमैन बनी, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वो लागू करने, जिंदा करने, और उनके चेयरमैनशिप के नेतृत्व में ये पूरे काम पार्लियामेंट के अंदर हुआ। और जब खत्म हुआ था तो बहुत बड़े वकील जो नानी पालके वाला है, उन्होंने उनको बहुत बढ़ाई दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसे एक मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट खड़ा किया है। और हम सोचते हैं कि हमारे जो बिजनेस चलता है हिंदुस्तान में, ये थोड़ा अभी सीधे रास्ते से चले गए। Mrs. Violet Alva
पार्लियामेंट में प्रिजाइड कर रही थी, लोकसभा में प्रिजाइड कर रही थी, और जोकीम अल्वा कुछ बोलना चाहते थे। वो उनसे कहती थी कि नहीं, अभी बैठ जाइए, जब आपको बुलाया जाएगा बोले। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जोश में थे और बार बार खड़े कर मैडम मैडम मैडम, तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया कि हियर देयर इज़ नो मैडम, और जो चेयर है उसको सर एड्रेस करते हैं। बाद में वो राज्यसभा की चेयरमैन बनी और वो पहली लेडी चेयरमैन थी। उन्होंने अपने ऑफिस को बहुत खूबी से निभाया। वॉयलेट अल्वा ने कुछ समय मुंबई के SNDT महिला विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर के रूप में काम किया। राज कपूर ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि अपने जीवन का पहला पुरस्कार उन्हें विश्वविद्यालय में आयोजित एक वाक प्रतियोगिता में वॉयलेट अल्वा के हाथों मिला था। मुंबई में जब 1946 में शांताराम की फिल्म शकुंतला 100 हफ्तों तक चली, तो वॉयलेट और जोकीम अल्वा ने उनके और जयश्री के सम्मान में ताजमहल होटल में एक भोज दिया। दोनों की पृथ्वीराज कपूर और मुंबई के मनोरंजन उद्योग की अनेक हस्तियों से अच्छी मित्रता थी। Entertainment industry. Violet Alva was president of the International Federation of Women Lawyers. She was वॉयलेट also अल्वा फेडरेशन ऑफ वुमेन Lawyer लॉयर्स of की the Day of अध्यक्ष India थीं। and represented India on the वर्ल्ड World कॉन्फ्रेंस Council ऑफ of जजेस में वे Judges. भारत She की attended प्रतिनिधि थीं। a number of United उन्होंने Nations meetings, संयुक्त राष्ट्र की अनेक member बैठकों of में many भाग लिया parliamentary और अनेक delegations. संसदीय In which प्रतिनिधिमंडलों की capacity सदस्य she के रूप traveled में across पूरे the विश्व different की parts of the यात्रा world. की। वे अमेरिका गईं, She visited the United जहां उन्होंने States. राष्ट्रपति She had the जॉन privilege of कैनेडी meeting और उनके President भाई Kennedy and रॉबर्ट brother से Robert. मुलाकात की। Last days in Parliament were perhaps the saddest and the most disappointing. मुझसे बहुत बात करती थी और उनको तो वाइस प्रेसिडेंटशिप प्रॉमिस किया गया था, और जब ये नहीं हुआ और वो दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग हुआ तो रात को घर आई, और उसके बाद शी वॉज नॉट हरसेल्फ। उनको लगा कि जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं हुआ, और 17 नवंबर को उन्होंने रिजाइन किया डिप्टी चेयरमैनशिप, और 2 दिन के बाद तो शी वॉज डेड। उनकी आकस्मिक मृत्यु से राष्ट्र को अपार क्षति पहुंची। वॉयलेट अल्वा न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थीं, बल्कि एक महान सांसद और सुयोग्य प्रशासिका भी थीं। इस सब से कहीं अधिक वो ऐसी महान महिला थीं जिन्होंने एक प्रकाश स्तंभ की तरह आने वाली पीढ़ियों का अनेक क्षेत्रों में मार्गदर्शन किया। उनके व्यक्तित्व की गरिमा देश की सभी महिलाओं के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।